जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जल संसाधन को शुरू किया था और जल संसाधन के बारे में जाना था और समझा था कि जल संकट होता क्या है और जल संकट के बारे में कुछ पॉइंट्स को हमने कवर किया था कि जल संकट कैसे पनपता है, जल संकट से निवारण कैसे हम कर सकते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम जल का हम संरक्षण को पढ़ेंगे। किसको? जल का संरक्षण को हम पढ़ेंगे और उसके प्रबंधन को पढ़ेंगे कि जल को हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, जल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, जल को है प्रबंध मतलब जल का जो है प्रबंध हम किस प्रकार कर सकते हैं, संरक्षण करके उसका मतलब जल को बचा के उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद तरह तरह का जो नीति लाया गया, उस नीति से क्या प्रभाव पड़ता है, उस नीति के बाद जो है हम लोग को जो हमारे क्षेत्र में किस प्रकार विस्तार प्रसार हुआ जल संरक्षण का, कहाँ कहाँ पर जल संरक्षण वाले विधि को क्या बोलते हैं और प्रबंधन को क्या बोलते हैं, उस सब चीज़ को समझेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम ये इतना प्रयास करने समझने का यह प्रयास करेंगे कि जल संग्रहण से हम कैसे अपने देश को बचा सकते हैं, जल संग्रहण से हम कैसे अपने भारत को जो आने वाला जो हमारा देश जो एक जल संकट से घिरने वाला उस चीज़ को हम कैसे बचा सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं जल संसाधन को। तो सबसे पहला टॉपिक जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, मतलब जल को हम कैसे बचाएं और उसका प्रबंधन किया कैसे जाए। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यह देखा था कि जल जो है एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर देखा जाए 3/4 पार्ट जो है हमारे भारत में पानी ही पानी है, लेकिन पूर्ति के लिए हमारे पास पानी नहीं है। पूर्ति कहने का मतलब पीने योग्य पानी हमारे पास मात्र 1% 2% है और उसको भी हम जो है धड़ल्ले से ख़त्म करते जा रहे हैं। और आज की डेट में अगर हम इस प्रकार से अगर ख़त्म करते जाएं तो हो सकता है हमारा आने वाला पीढ़ी जो है हमको हो सकता है गाली दे, हो सकता है गाली इसलिए दे ताकि हम जो उसके लिए कुछ ना छोड़ें। इसलिए पानी जो है हमारे डेट में जल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना आज की डेट में कुछ नहीं हो सकता। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर से यही सिर्फ देखते आ रहे हैं कि जल का संकट कैसे पनपते जा रहा है। यहाँ की तक कि जिस प्रकार हमने बहुउद्देश्य परियोजना को पढ़ा, बहुउद्देश्य परियोजना क्या होता है? डैम वगैरह का निर्माण। बहुउद्देश्य परियोजना में देखा कि हमने बहुउद्देश्य परियोजना के कारण तरह तरह का परेशानी, तरह तरह का उसका खामियां था, जिससे लोगों को पलायन करना पड़ता था। लोगों को क्या, यहाँ तक कि पक्षी पौधा वगैरह सबको भी कष्ट तरह तरह का झेलना पड़ता था, जिससे बहुउद्देश्य परियोजना भी सफल नहीं हो पाया। तो एक ही जो है सबसे बड़ा क्षेत्र में जो है परियोजना जो संभव हो पाता है वो होता है संग्रहण। अब संग्रहण का एक बहुत तरह तरह का तरीका है, उस चीज़ को समझते हैं। तो जल एक सीमित आपूर्ति वाला है। जल एक सीमित आपूर्ति में हम लोग के पास है, मतलब जल हम लोग के पास लिमिटेड एडिशन में, लिमिटेड क्वांटिटी में है। और लिमिटेड क्वांटिटी होने के कारण हमको उसका बचाव बहुत जरूरी है। आज की डेट में अगर जल का अगर हम बचाव नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जल का बचाव बहुत जरूरी है, उसका प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि जल संसाधन की दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार जो है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर जल दुर्लभ हो रही है तो लोगों के पास पानी कम पहुंचेगा, और लोगों के पास जब पानी कम पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं वो सरकार के ऊपर दबाव बैठाएगी, कहीं ना कहीं वो सरकार के ऊपर यह दबाव बैठाएगी कि सर आप हमको पानी की व्यवस्था करवाएं, अन्यथा हमारे पास जीने के लिए कोई आधार नहीं रहेगा। यहाँ तक कि अगर खाना भी खाना है तो बिना पानी का हम कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक वही प्रकार है कि जल संसाधन की दुर्लभता को देखते हुए उसके संकट के निवारण के लिए सरकार ने सितंबर 1987 को राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया था। राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया था और राष्ट्रीय जल नीति में उन्होंने कुछ चेंजेस लाया था जिससे लोगों तक पानी आसानी से पहुंच सके, लोगों के कृषि तक पानी आसानी तक पहुंच सके, लोग सिंचाई आसानी से कर सकें। लेकिन बाद में उसमें कुछ संशोधन किया जाता है। बोलिएगा संशोधन क्या होता है? संशोधन का अर्थ होता है उसमें बदलाव लाना। अगर कोई नीति आप पास करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं और आपके पिताजी ने कुछ कानून को लागू किया, बाद में उस कानून के आपके माताजी ने कानून में बदल दिया, तो ठीक उसको कहते हैं संशोधन करना। क्या करना? संशोधन करना। और उसी संशोधन जो है राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में जाना जाता है। और वही 2002 का जो राष्ट्रीय जल नीति है अभी तक हमारे पास चलते आ रहा है और उसमें कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई थी और मुख्य बिंदु के ऊपर बात किया गया था कि क्या क्या होना चाहिए इसमें। सबसे पहला कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना चाहिए, मतलब जल का जो उपलब्धता है हमारे पास, जल जो है क्वांटिटी में जो उपलब्ध है वही मात्रा में हो, ना कि घटे और ना ही बढ़ जाए। बढ़ना भी हमारे लिए बाढ़ का एक संकेत है, इसलिए बढ़ना भी नहीं चाहिए। मतलब जल की उपलब्धता जो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया गया था राष्ट्रीय जल नीति 2002 में।
उसके बाद जल को प्रदूषित होने से बचाना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है। अब जल को प्रदूषित होने से बचाने का अर्थ होता है कि हमने देखा कि यमुना, कभी भी आप हो सकता है अगर दिल्ली से क्रॉस करते हुए जाएं तो ट्रेन के आसपास के क्षेत्र में, यमुना के आसपास के क्षेत्र में पाइएगा तरह तरह का गंदगी है। कभी आप घर के बगल में ही नदी के किनारे चले जाइए तो वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा फेंका हुआ रहता है। तो जल को हमको प्रदूषित होने से बचाना है। जल से तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है, हैजा, डायरिया वगैरह, इन्फ्लुएंजा वगैरह, उससे बचना है। क्यों? क्योंकि जल अगर प्रदूषित हो जाएगा और वही जल अगर हम पियेंगे तो हो सकता है हमसे बीमारी दूसरे तक फैले और तरह तरह का राष्ट्रीय बीमारी वह ना घोषित हो जाए। इसलिए हमको जल को प्रदूषित होने से बचाना है। प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना। प्रदूषित जल जो है, मान लीजिए जो जल प्रदूषित हो गया, हम उसको स्वच्छ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास गंदा पानी आ रहा है तो उसके सबसे पहले आप क्या करिएगा, उसको बॉईल करिएगा। बॉईल करने के बाद उसको फिल्टर में डालिएगा। फिल्टर के बाद करने के बाद हो सकता है फिर से एक बार फिल्टर करिएगा और उसके बाद आप उसको पीजिएगा। मतलब उसका पुनर्चक्रण हुआ। जो पानी स्वच्छ था वो पानी गंदा हुआ, वो गंदे को पानी को हम गर्म किए, गर्म करने के बाद उसको फिल्टर में डालें और फिल्टर करने के बाद जो उसको फिर जो हम पिए, तो कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, पुनर्चक्रण होता है। तो यही था राष्ट्रीय जल नीति 2002 और इसी के ऊपर चर्चा की गई थी और यही नीति अभी तक चलते आ रही है हमारे भारत में। इसके रूप में कोई संशोधन अभी तक नहीं किया गया है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय जल नीति के ऊपर जो है तरह तरह का कार्य, मतलब कुछ तीन जो मुख्य बिंदु था उसके ऊपर डिस्कशन किया गया था। कैसे हम जो है संग्रहण करेंगे पानी का, कैसे हम पानी को बचाएंगे, कैसे जल की उपलब्धता को बचाएंगे, कैसे हम जल को प्रदूषित मुक्त होने से बचाएंगे। तो सबसे पहला जो कारक था वो कारगर सिद्ध होता है भूमिगत जल की पुनर्प्राप्ति। मतलब भूमि पे जो जल पाया जाता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भूमिगत जल को पढ़ा था, पृष्ठीय जल को पढ़ा था, वो सब चीज को पढ़ा था। तो भूमिगत जल की पुनर्प्राप्ति से जो है हम जल के संरक्षण को बचा सकते हैं। जल मिशन जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा चलाया गया था। क्या किया गया था? जल मिशन एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा चलाया गया था। अब जल मिशन था क्या? जल की जो उपलब्धता है उसको बरकरार रखने के लिए, जल जो है हर एक तक आसानी से पहुंच सके, जल को प्रदूषण मुक्त होने से बचाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने जल मिशन को लॉन्च किया था और उस पर बल दिया था। जिससे क्या होता है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में उद्योगों को पर्याप्त पानी मिल सके, इसका काम था किसका? जल मिशन का। और जल मिशन अगर सुधरेगा तो भूमिगत जल जो है हमको पुनर्प्राप्ति होगा, भूमिगत जल को हम पुनर्प्राप्ति कर सकते हैं, फिर से वापस ला सकते हैं। वृक्षारोपण, कंपोस्ट खाद पर बल मिला। और इस पर बल मिलने से क्या होता है कि अगर इस सब चीज़ पर अगर बल मिलता है तो हो सकता है पानी उस क्षेत्र में नमी आए, नमी आने से पानी जो है, पानी का लेवल जो है ना घटे। अब पानी का लेवल नहीं घटेगा तो भूमिगत जल हम पुनर्प्राप्ति कर सकते हैं। अब दूसरा बात होता है कि जल संभर संसाधन, वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट ये क्या है? इसके जरिए हम पानी का संग्रहण कैसे कर सकते हैं, इसके जरिए पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो देखो, जल प्रवाह या जल जमाव, मतलब जल प्रवाह, कहीं से जल अगर प्रवाह हो रहा है, मान लीजिए आपके घर ऐसे करके यहाँ से मान लीजिए कॉपी है और यहाँ से जल का प्रवाह हो रहा है और इस रास्ते से हम अपने खेत में पानी को लेके चले गए। उस खेत में पानी ले जाने का अर्थ यह हुआ कि हम उसका सिंचाई कर रहे हैं अपने खेत में, तो उसी को हम कहते हैं जल संभर या वाटर शेड मैनेजमेंट। या पानी का जमाव एक जगह कर लिए, उस पानी जो एक प्रवाह जो पानी हो रहा है उस पानी को गड्ढे के रूप में, उस पानी को गड्ढे में स्टोर कर लिए और जब गड्ढा में स्टोर हो गया तो वहाँ से हम उस पानी को अपने खेत तक ले जाएं, उसको भी हम वाटर शेड मैनेजमेंट कहते हैं। जिससे क्या होता है कि जल कृषि वाणिज्यिक कृषि उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जल संभर जो है कृषि का उत्पादन बढ़ाने में एक बढ़िया कारक सिद्ध होता है। यहाँ तक कि सिर्फ ये कृषि उत्पादन में ही नहीं, ये पेय जल की पूर्ति के लिए भी काम आता है। कौन? वाटर शेड मैनेजमेंट। कौन काम आता है? वाटर शेड मैनेजमेंट। उसके बाद तीसरा कार्य जो है हम जल संरक्षण या जल संग्रहण को बचाने के लिए तकनीकी विकास के जरिए हम कर सकते हैं। अब तकनीकी विकास क्या होता है? सबसे पहला बात, तकनीकी विकास देखिए, टेक्नोलॉजी का काम क्या है हमारे जीवन, हमारे जो जीवन काल है, हमारा पूरा जो अपना जीवन चलते आ रहा है उसमें टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा काम क्या है? टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है कि कम से कम समय लेके अच्छा से अच्छा चीज़ का यूटिलाइजेशन दे। आज मोबाइल है, पहले क्या होता था? चिट्ठी लिखा जाता था, आप चिट्ठी को भेजिएगा, फिर चिट्ठी 2-3-4 दिन में पहुंचेगा। आज जो पट से आप निकाले अपना मोबाइल, मेल किए, मेल में सटाक से पहुंच गया। मेल से भी छोड़िए, व्हाट्सएप मैसेज किए, व्हाट्सएप से मैसेज से चला गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तकनीकी विकास का सबसे बड़ा अर्थ यह होता है कि ऐसे उपकरण,
ऐसा उपकरण का हम इस्तेमाल किए पानी का संरक्षण के लिए, जिससे जल का हम कम से कम इस्तेमाल करें। जल जो है हम कम से कम इस्तेमाल करके अच्छा से अच्छा उसका उपयोग कर सकें। मतलब जल को हम कम इस्तेमाल करके जल का अच्छा से अच्छा उपयोग लें, और जिससे हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकें जल से। जैसे फुहारा, सूक्ष्म फुहारा। अब जैसे फुहारा, सूक्ष्म फुहारा मतलब थोड़ा थोड़ा पानी का रिसाव कर दीजिए, पानी पाइप में छेद कर दीजिए चारों बगल। अब क्या होता है, पानी का फुहारा उससे निकलेगा, पाइप से पानी का फुहारा पाइप से निकलेगा, तो फिर उस खेत जो है आपका उसमें भी पानी पट जाएगा। जरूरी है पाइप से ही पानी पटाना, हो सकता है फुहारा के जरिए भी आप पानी पटा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उसी को कहते हैं तकनीकी विकास होना। क्या कहा जाता है, तकनीकी विकास होना। और इसी के जरिए हम जल का संग्रहण कर सकते हैं। तो अब हम आइए कुछ डीप कॉन्सेप्ट में जल संग्रहण जो है कई क्षेत्र में किस प्रकार होता है उस चीज़ को समझेंगे, और उस चीज़ को कहते क्या है उस चीज़ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण, मतलब वर्षा का जो वर्षा सबसे बड़ा स्रोत है पानी का हमारे जीवन काल में, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 22% जो है भूमि पर जो है जल जो है वर्षा का रहता है। तो सबसे बड़ा अहम योगदान अगर निभा रहा है तो वर्षा का जल निभा रहा है हमारे जीवन में। तो ठीक वर्षा जल संग्रहण को समझते हैं। तो देखिए, भारतीय जो है ये चीज़ समझ चुका था। अब भारतीय जो है तरह तरह का वर्षा की गति को, वर्षा की गतिविधि को समझ चुका था कि वर्षा कितना सेंटीमीटर में हमारे यहाँ पड़ता है। चेरापूंजी मौसिनराम में, जैसा कि हम जानते हैं कि चेरापूंजी मौसिनराम में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं पड़ता है। मतलब 365 में 364 दिन वहाँ पर वर्षा पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार भारत जो है वहाँ वर्षा के माध्यम से उसके एक एक गतिविधि को समझ चुका था, उसके एक एक चाल को समझ चुका था कि वर्षा कब पड़ेगा, वर्षा जब यहाँ पड़ेगा तो क्या होगा, वर्षा कितना सेंटीमीटर में हमारे यहाँ पड़ता है। तो ठीक वही भारतीय जो है स्थानीय परिस्थितियों में वर्षा जल, भूमि का जल, नदी का जल और बाढ़ का जल को स्टोर करने के लिए अनेक प्रक्रिया को चलाया, उसको कंजर्व करने के लिए अनेक प्रक्रिया को चलाया, उसका संरक्षण करने के लिए अनेक प्रक्रिया को चलाया। पहाड़ी क्षेत्र में धारा का रास्ता बदलकर सिंचाई किया जाता था। मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, अब पहाड़ी क्षेत्र में पानी कहाँ से आएगा, नीचे से तो ऊपर नहीं जाएगा, नहीं तो ऊपरे से नीचे पानी हम लोग के पास आता है। तो ऊपर से नीचे जब पानी आती है हमारे पास, तो उसका जो रास्ता बदल कर, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ ये क्या है पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ से पानी जा रहा है तो इसका रास्ता बदल के इस खेत में सिंचाई कर दिया जाता था, जिसे हम गुल या कुल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी का खेती किया जाता है, इसी तरह का खेती किया जाता है। वर्षा जल का संरक्षण जो है पश्चिम भारत और खासकर राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। वर्षा जल का संरक्षण भैया आप काहे बोल रहे हैं पश्चिम भारत और खासकर राजस्थान में होता है। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि राजस्थान एक सुखाड़ वाला क्षेत्र है, शुष्क ऋतु वाला क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा कम होता है, जिससे वर्षा का जल जो है बहुत इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमारे पास जैसे बिहार में वर्षा आते जाते रहता है, तो इसलिए हम वर्षा का उतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन वो ठीक अगर आप राजस्थान में चले जाइएगा तो लोग वर्षा का बहुत ज़्यादा महत्व देता है। क्यों? क्योंकि उस लोग के पास उस चीज़ का कमी है। तो ठीक वर्षा जल का संरक्षण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, पश्चिम भारत और खास करके राजस्थान में। शुष्क एवं अर्ध शुष्क ऋतु क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित कर लिया जाता है। शुष्क मतलब राजस्थान में शुष्क ऋतु है, वहाँ पर वर्षा जल को एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित करने का सबसे बड़ा ये क्या रहता है, कारक क्या है, गड्ढा बनाना। उस गड्ढा को बनाया जाता है, और सबसे बड़ा मतलब गड्ढा जो बनाया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, राजस्थान का जैसलमेर में। और राजस्थान के जैसलमेर जो गड्ढा उसको बनाया जाता है उसको खादिन या जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खादिन या जोहड़ कहा जाता है। राजस्थान का बिरानो फलोदी या बाड़मेर में संचय भूमिगत जो है, मतलब संचय जो है, सिंचाई जो है या पानी जो है स्टोर जो है, पानी का संरक्षण जो है कैसे किया जाता है, टैंक के जरिए किया जाता है। टैंक भैया क्या टैंकर ले जाके वहाँ पे पानी भर दिया जाता है, नहीं। वर्षा जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ के छत के जरिए, छत से पाइप को एकदम ज़मीन में कनेक्ट कर दिया जाता है, और ज़मीन में एक टैंक के जरिए खुदाई करके एक टैंक बनाया जाता है, और उससे जो है बाद में पानी हम यूज़ कर सकें उसका काम किया जाता है राजस्थान में। और जिसे हम टांका कहते हैं। क्या कहते हैं, टांका। टांका मतलब आंगन में प्रायः पाइप के जरिए उस पाइप को उस टैंक में जोड़ दिया जाता है और पानी को बचा के संरक्षण किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा, और कल के वीडियो लेक्चर में हम जल के संरक्षण को तो समझ चुके हैं, अब कुछ परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। कि जैसे हम बहुउद्देश्य परियोजना में हम कुछ आपको परियोजना बताने छोड़ दिए थे कि सोन परियोजना वगैरह या टिहरी परियोजना वगैरह क्या होता है और उसका निर्माण कैसे होता है, उस चीज़ को समझेंगे।
तो आशा करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।